तो क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ? मतलब मैं का मतलब मेरे जैसे जितने लोग पीएचडी कर रहे हैं वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, या पीएचडी करने वाले किसी सोसाइटी में योगदान कैसे देते हैं? ये सवाल आपके भी दिमाग में है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने किताब लाना चाहूँगा। किताब है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली है, मैं दिखाना चाह रहा था किताब। तो कैसे शुरू करते हैं कि पीएचडी का सोसाइटी में क्या योगदान है? ये सवाल अभी रिसेंटली मेरे से किसी ने पूछा है और कमेंट करके पूछा है और थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन तो मुझे लगा इस चीज़ का जवाब देते हैं कि लोग पीएचडी क्यों करते हैं, पीएचडी का सोसाइटी में योगदान क्यों है। अब सवाल ये है कि क्या ये सवाल सिर्फ पीएचडी वालों के लिए है या सवाल सबके लिए है? मेट्रो में 8 बजे बैठ के अपने ऑफिस जाते हुए लोग से ये सवाल क्या आपने पूछा है कि वो सोसाइटी में कैसे योगदान देते हैं? या वो लोग जो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, लोग चाहते हैं कि 24 घंटे काम करें, उनसे कभी आपने सवाल पूछा कि वो सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? मेट्रो में बैठ के वो उदास चेहरे लेके पूरे टाइम जॉब करते हैं, फिर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? ये सवाल अगर सिर्फ पीएचडी वालों के लिए है तो ये सवाल थोड़ा सा अजीब है। अब बात करते हैं सवाल के बारे में, पीएचडी के बारे में। पीएचडी होती क्या है उसके बारे में बता दूंगा आपको, लेकिन इन जनरल ये जो सवाल है इसका जवाब मैं एक बेहतर जवाब देना चाहूंगा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है महर्षि वाल्मीकि की। वो जब रामायण लिखने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके वो लिख रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो व्यवसाय करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़े किसान थे। तो जब भी उनको देखते उनसे कहते कि ये क्या है यार, मतलब ये किस काम का है चीज, और सोसाइटी में तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो? उस समय की जो आम जनता थी उनको भी लगता था कि क्या यार, लोग किसानी कर रहे हैं, लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लोग पैसे जनरेट कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और महर्षि वाल्मीकि क्या कर रहे हैं? फिर एक वक्त बीतता है, कालिदास जी आते हैं। वो भी लिखते रहते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लगातार उनसे भी ये सवाल होता है कि ये क्या करते हो। ऐसे ही कुछ सवाल हुए होंगे वेद व्यास जी से भी। इन एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं है कि मैं साबित कर रहा हूँ कि पीएचडी वैसे ही काम है, लेकिन पीएचडी कुछ हद तक वैसा ही काम है। पीएचडी का मतलब होता है जो लवर ऑफ विजडम होते हैं, जो फिलॉसफी के डॉक्टरेट होते हैं, जो प्यार करते हैं कुछ नॉलेज से, नॉलेज जनरेट करने से। तो बहुत बार हमें चीजें दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं। अगर आज हमारे पास रामायण ना होती, इतना बड़ा महान ग्रंथ नहीं होता, महाभारत का ग्रंथ नहीं होता, कालिदास ने जो रचनाएं रची हैं वो नहीं होता, तो कैसा लगता? केवल एक दौर के खाने की व्यवस्था करना ही सोसाइटी का सबसे बड़ा गोल नहीं है। सिविलाइजेशन सिर्फ खाने से नहीं चलती। और कौन कहता है कि पीएचडी ने खाने को बेहतर नहीं बनाया? अब पीएचडी के बारे में बात करते हैं। पीएचडी मतलब लवर ऑफ विजडम। ऐसे कोई भी इंसान जो ज्यादा पढ़ना चाहता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है। मास्टर्स में आप पढ़ाई करते हैं कि भाई ये काम हुआ है, ये जान लेते हैं, और ये जान लेंगे तो हम ज्यादा सोसाइटी बेहतर जान पाएंगे। लेकिन पीएचडी में होता है कुछ लिखने की बातें, कि भाई इस चीज पे आपका क्या विचार है, इस पे किस तरह से आप सोचते हैं, क्या नया सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि कभी अभी रिसेंट में भूकंप आया था दिल्ली में, तो आप सबको लगा होगा कि भूकंप आया है तो कैसे आया होगा। तो आपने कहा होगा कि पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो इधर उधर मूव करती हैं। लेकिन ये बातें कितनी पुरानी हैं। अल्फ्रेड वेगनर करके एक साइंटिस्ट हुए हैं, 1912 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें बताया कि जो जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पहले एक कॉन्टिनेंट था और धीरे धीरे करके मोशन के माध्यम से अलग हो गए। 50 साल तक उनकी बात नहीं मानी गई। 1950 के दौर में जब बातें चली तब मानी गई। तो ये होता है रिसर्च का नतीजा, ये होता है नॉलेज जनरेशन का नतीजा। और मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ खासतौर पे साइंस की रिसर्च के बारे में। आज से 4 साल पहले मार्च का ही महीना चल रहा था, चाइना से किसी ने कहा एक वायरस आया है। हम सब अपने घरों में कैद हो गए थे। फिर अपनी जान बचाने के लिए हर दिन एक इंतजार में लगे रहते थे कि आज शायद कोई वैक्सीन आ जाए। क्या वो वैक्सीन आपके घर में बनी थी, या आपके किसी रिलेटिव ने अपने घर में बनाई थी, या मेट्रो से जाने वाले या मर्सिडीज से चलने वाले वो लोग जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने किसी ने बनाई थी? वो वैक्सीन बनाई थी ऐसे ही लैब में वर्क करने वाले रिसर्च साइंटिस्ट ने, जो रिसर्चर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है और जो नॉलेज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार अगर आप किसी रिसर्चर से या पढ़ने वाले बच्चे से ये पूछें कि सोसाइटी में तुम्हारा योगदान क्या है, तो कोरोना का टाइम याद कर लेना। वो तो एक एग्जाम्पल है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने करा यह पता है आपको? एंटीबायोटिक की शुरुआत कैसे होती है ये पता है आपको? नहीं पता होगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पता लगेगा कि सारे रिसर्चर हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन काम पीएचडी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सोचना कि पीएचडी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये वैसे ही है कि आप अपनी किताबों को तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, लेकिन उसमें जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं उनके बारे में नहीं जानते। क्या कुछ नया नॉलेज जनरेट करना एक बड़ा काम नहीं है? सोसाइटी की प्रोग्रेस नहीं है?
आप सोचने की कोशिश करो, जो एनसीईआरटीज आप पढ़ते हैं उसमें जाके देखना कि किन लोगों ने वो एनसीईआरटी लिखी है। वो सारे टीचर्स जेएनयू के हैं, अलग अलग जगह के हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जिनके आगे डॉक्टर लगा है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि पीएचडी जो लोग करते हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें इकोनॉमिक स्टेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। पीएचडी किस स्टेज में आता है? और दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं वो सारा इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, वो सारा पीएचडी को बढ़ाना चाहते हैं। चाइना की बात करें, यूएसए की बात करें, चैट जीपीटी पता है, डीप सीक पता है, क्लाउड पता है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आज के वक्त में दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। कैसे बने होंगे ये? नहीं पता होगा ना। ऐसे ही रिसर्च के माध्यम से बनते हैं ये। तो इसीलिए जरूरी है, रिसर्च में जो देश आगे रहेगा वो बाकी देशों से ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने अभी राफाल खरीदा था फ्रांस से, क्यों खरीदा होगा? हमारे पास लोहा नहीं है, या जिन चीज़ों से बनता है वो नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी कैसे आती है? रिसर्च के माध्यम से आती है। तो वही चीज़ जो हम बना सकते हैं, और वो हम तभी बना पाएंगे जब हमारे यहाँ रिसर्च होगा या रिसर्चर होंगे। तो सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन यही है कि वो बाकी लोगों से अलग सोच पाते हैं, कुछ क्रिएट कर पाते हैं। चलो ये तो साइंस की बातें हो गई। सोशल साइंस में कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपके आसपास आपको बहुत बार ये खबर आती होगी कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। कहाँ से ये चीज़ें आपको मिल रही हैं? कहाँ से ये डेटा मिल रहा है? 2013 या 12 में एक किताब आती है थॉमस पिकेटी की, कैपिटल इन 21st सेंचुरी। किताब का नाम जाके पढ़ लेना। ये बताता है कि 1% पॉपुलेशन के पास कितना पैसा है और बाकी 99% पॉपुलेशन के पास कितना पैसा है। ये सारी बातें रिसर्च से आती हैं, और ये रिसर्च का ही कमाल है। तो पीएचडी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सवाल एक वाजिब सवाल हो सकता है, लेकिन यही सवाल खुद से भी तो पूछो कि आप सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या आपको कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे सवाल करके उनका मजाक बनाना है? या आपका कंट्रीब्यूशन इतना है कि कोई पढ़ाई कर रहा है आपके बगल में, आप तो उसकी मदद करते हैं? सवाल आसान होते हैं करना, लेकिन उनका जवाब देना मुश्किल होता है। मेरे पीछे किताबें देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर किताबें वो हैं जो मैंने पढ़ी हैं, मेरे दोस्त ने पढ़ी हैं। कितना वक्त लगता होगा इन किताबों को पढ़ने में आपको? ये किताबें हैं लगभग 600-700 पेज होगा। कितना वक्त लगता होगा? अगर ये किताब मैं पढ़ने पे आऊँगा तो मैं लगभग 150 पेज या 200 पेज एक दिन में पढ़ सकता हूँ, और 3 दिन में, 2 दिन में ये किताब खत्म कर लूँगा। सेकेंड राउंड में पढ़ूंगा, चीज़ें याद हो जाएंगी काफ़ी, और मेरे दोस्तों को भी हो जाती। लेकिन उससे बड़ा मुश्किल काम पता है क्या है? जिन्होंने ये किताब लिखी होगी ना, इसमें 2 साल 3 साल लगा होगा। पढ़ना आसान है, वो नॉलेज लेना आसान है, लेकिन जिस इंसान ने ये क्रिएट करा होगा, इस किताब को क्रिएट करने में, कि भाई इतिहास में हुआ क्या था, गांधी जी अंबेडकर जी के बीच में क्या डिबेट चल रही थी, भगत सिंह जी की जब फांसी हो रही थी तो कौन से समझौते हो रहे थे, ये बातें आपको कहाँ से पता चलती है? कि आप घर में ये बातें निकाल लेते हैं, या कोई पीएचडी स्कॉलर है या इस तरह के रिसर्चर हैं जो बातें निकाल के आते हैं? जो भी आपके दिमाग में है चीज़ें, वो सारी रिसर्च के माध्यम से आती हैं। आप वो चीज़ें खोजी जाती हैं, उनको निकाला जाता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करी जाती है। भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं। जो भारत का इतिहास है या एंशिएंट टाइम का इतिहास है, जिसके ऊपर आप गर्व महसूस करते हैं, कहाँ से पता चलता है आपको? किताबों से। किताबें कैसे बनती हैं? अचानक से आपके दिमाग में आया कि इतिहास में ये हुआ, ऐसे नहीं होता। आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, खुदाई करनी पड़ती है। हड़प्पा की सभ्यता की बात करें, इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, 1922, बनर्जी नाम तो आपने सुना होगा। खुदाई करनी पड़ती है वो। अब कोई इंसान जो उस समय खुदाई कर रहा था, वो सभ्यता निकालने की कोशिश कर रहा था, तब 4 नमूने जो केवल अपने खाने के इंतजाम में लगे हुए हैं, अपने कपड़े के इंतजाम में लगे हुए हैं, वो उस इंसान को देख के बोले कि बताओ ये क्या खुदाई कर रहे हैं। आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारी एक इंडस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन वो 4 जो लोग थे उनके बारे में कोई नहीं जानता। हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानते हैं, वेदव्यास के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कालिदास जी के बारे में, लेकिन हम 4 लोगों या 10 लोगों के बारे में नहीं जानते जो उसमें अपने व्यवसाय में लगे हुए थे, जो अपने खाने का इंतजाम कर रहे थे। तो पीएचडी या ऐसा कोई भी रिसर्च काम या नॉलेज जनरेशन का जो काम है, वो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सोसाइटी बनती ही इस तरह के पीएचडी के काम से। मैं यहाँ बैठा वीडियो बना रहा हूँ, जेएनयू भारत की यूनिवर्सिटी है। भारत कैसे बना होगा? इसी तरह के विचारों से बना होगा, जहाँ पे एक इंसान कुछ करता है तो दूसरा इंसान उसको समझ पाता है। एक किताब है बेनेडिक्ट एंडरसन की, किताब का नाम है इमेजिन कम्युनिटीज, जो बताती है कि नेशन कैसे क्रिएट होते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं प्रिंट कैपिटलिज्म का, कि नॉलेज एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उस नॉलेज के माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं, और फिर हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। वीडियो बनाने का गोल ये नहीं था कि मैं आपको एक तगड़ा जवाब दे पाऊँ। वीडियो बनाने का मतलब था कि आपको एक साइड पता चल पाए कि जो भी आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं। तो बहुत बार है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पीएचडी करना सही है गलत है। उन सब चीज़ के परे आपको सोचना पड़े कि नॉलेज जनरेशन या पीएचडी या रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट काम है देश के लिए। अगर हम रफाल बना पाते तो हमें इतने हजारों करोड़ रुपए नहीं देने पड़ते फ्रांस को ये खरीदने के लिए। हम कोई टैंक बना पाते, डीआरडीओ हमारी संस्था है, इसरो है, हम उस पर प्राउड क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने रिसर्च कराया, वो सारी चीज़ें बनाई हैं। तो अगर पीएचडी नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, उस तरह के साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे, तो कैसे चीज़ें बनेंगी? और इसका एक काउंटर भी है कि जो लोग भी लगता है कि ज़्यादा पैसे कमाना देश के लिए ज़्यादा भले का काम है, तो वो सही चीज़ नहीं है।
देश रिसर्च ज़्यादा चाहता है, देश खुद के बारे में केवल नहीं चाहता। रिसर्चर को कम पैसे मिलते हैं, आप जाके इसरो में देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीटेक करके जॉब कर रहे हैं, उनके 4 करोड़ 5 करोड़ के पैकेज हैं। इसरो वालों के 5 करोड़ के पैकेज नहीं होंगे। उन्होंने देश को ऊपर रखा है पैसे से। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं। आप अमर्त्य सेन का नाम ले लीजिए। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, बगल के देश में बांग्लादेश में एक जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनिस, उन्होंने एक ग्रामीण बैंक खोला था बांग्लादेश में, वहाँ की गरीबी को खत्म करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा कि किसी भी देश को कैसे मेजर करते हैं कि वहाँ पे ह्यूमंस कैसे हैं। अमर्त्य सेन और उनका काम है कि ह्यूमंस की काबिलियत नाप के हम बताएंगे कि देश में किस लेवल का ग्रोथ है। वहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, यूपीएससी में बाकी एग्जाम में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि निकल के कैसे आया होगा। एक अप्रोच होता है जिसे हम बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, कि जहाँ से सिर्फ संसाधन के होने से मेरा डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं इस्तेमाल करने की, उसके बारे में। ये किताब मेरे पास है तो मैं एजुकेटेड नहीं हो जाऊंगा, मुझे पढ़ना आना चाहिए ताकि मैं किताब का इस्तेमाल कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे निकल के आती हैं? ये रिसर्च से निकल के आती हैं, पीएचडी से निकल के आती हैं। तो इन चीज़ों की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें आप, रिसर्च स्कॉलर से सवाल करें। सवालों से गुस्सा नहीं आता मुझे, लेकिन जवाब देना मेरा हक बनता है। अगर मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा या ऐसे नहीं बोलूंगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि नहीं यार, बस यहाँ पे जेन्यू में बैठ के लोग टाइम पास कर रहे होंगे। ये पीछे जो किताबें लगी हैं टाइम पास नहीं है, वक्त लगता है इनको पढ़ने में। और जिन इंस्टीट्यूट से आप लोग पढ़ के और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सिनेमा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग डोमेन में अलग काम कर रहे हैं, और उन कामों को आप इतना आसानी से वैल्यू नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक लेवल सोचना पड़ेगा, जो आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं उनको देखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। तो पीएचडी और रिसर्च का काम है जो देश को और बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अंग्रेज भारत में बहुत दिनों तक थे, तो भारत वालों को ये लगता ही नहीं था कि अंग्रेज हमारा कोई नुकसान कर रहे हैं। उनको लगता था कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, वो लोग आए हैं, टेक्नोलॉजी लाए हैं, सारी चीज़ें आई हैं। दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना होगा। उनकी किताब आती है, उस किताब ने सारा गेम ही पलट दिया। उस किताब में रिसर्च में ये साबित हुआ कि नहीं यार, अंग्रेज तो हमारे यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं। उस वजह से जो आंदोलन खड़ा हुआ इनिशियल टाइम का कांग्रेस, उसके बाद वाला जो आंदोलन खड़ा हुआ, गांधी जी आए, वो सारी चीजें हुई, तो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में भी रिसर्च का योगदान है। जितने भी बड़े आंदोलनकारी थे वो ज्यादातर राइटर्स थे, उन्होंने किताबें लिखी। सावरकर जी की किताब है एक 1857 के ऊपर, कि 1857 की क्रांति एक नेशनल क्रांति थी, उस किताब को देखने की कोशिश करो। तो आज हम जब इतिहास को देखते हैं तो हमें वही लोग ज्यादा नजर आते हैं जो या तो लिखते थे, नॉलेज जनरेट करते थे, या तो जिनके अंदर साहस था। जो लोग केवल अपनी कमाई के बारे में सोच रहे थे, केवल पैसे के बारे में सोच रहे थे, उन्हें इतिहास भुला देता। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बनती हैं, खत्म हो जाती हैं 50 साल 60 साल बाद। जो नॉलेज, जो किताबें लिखी जाती हैं वो बनी रहती हैं। बंकिम चंद का नॉवेल जिसके बाद वंदे मातरम आता है, आनंदमठ जिसे बोलते हैं, कब लिखा गया था? महात्मा गांधी की किताब कब लिखी गई थी? कालिदास की किताबें कब लिखी गई हैं? तो इतनी चीज़ें हैं, तो उस तरह से देखो। और पीएचडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करी है, और ऐसे वीडियोस में और भी लाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको ऐसे डिफेंसिव नहीं होना कि आप कुछ वो चीज़ें कर रहे हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। पढ़ना कभी भी गुनाह नहीं है, नॉलेज जनरेशन कभी भी गुनाह नहीं है, एक बेहतरीन काम है, आपको करना चाहिए। और बाकी लोगों को भी, जिनको भी इंटरेस्ट है, उनको आना चाहिए इस फील्ड में और आके करना चाहिए। एक लाइन है सोक्रेटिस की कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मैं ये लाइन बहुत बार यूज करता हूँ। कहने का मतलब है कि एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं कि अच्छी जिंदगी है, बुरी जिंदगी है। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? एक आप में और एक जानवर में क्या फर्क है? जानवर को जो रोल दे दिया जाता है वही करता है, जहां बांध दिया जाता है वही रहता है। क्या आप भी एक जानवर जैसे हैं? अगर हैं तो फिर थोड़ा सा इंसान बनने की कोशिश कीजिए और सोचिए अपने बारे में कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो काम एंजॉय कर रहे हैं? और आपकी लाइफ लिमिटेड है। और फिर ये डिसाइड कीजिए कि पीएचडी और इस तरह के कामों का क्या योगदान है। अगर आपको अब भी जवाब चाहिए कि पीएचडी का और क्या योगदान है, तो मैं और वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।